कैसे हैं आप लोग? परसों टेस्ट हुआ था आप लोगों का, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छा किया। और भी अच्छा कर सकते हैं। हालांकि मैं कॉपी नहीं देख पाया, अभी देख रहा था कुछ बच्चों के प्रश्न भेजे हुए। टेस्ट जब आपका लिया जाता है तब तो आप वो बीपीएस जुडिशियल वाला जो ग्रुप है उसी पे अपने आंसर भेजेंगे। बट यदि आपको व्यक्तिगत तौर पे मुझसे आंसर चेक कराने हो तो खास तौर से मैं सोना मैडम के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने एक प्रॉब्लम के लिए मुझे बोला था, 2014 में आई थी। बट वो आपने उस नंबर पे सेंड कर दी जो सैटरडे संडे तो मेरे पास रहता ही नहीं है। प्लीज आप मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लिख के। और थोड़ा साफ सा फोटो खींचिएगा बस, ये है ना। जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम हो। और नंबर मेरा व्हाट्सएप में लिख दे रहा हूँ। अननेसेसरी मत तंग कीजिएगा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट टाइप मैसेज करके। प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। 9412012093 इज माई व्हाट्सएप नंबर। तो मैम देख के मैं बताता हूँ आपने क्या लिखा है क्या नहीं है। बहरहाल हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारा खत्म हो चुका है। और 2014 यूपी एचजीएस का पेपर मेरे सामने है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 आया था, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी ऑफ एन इलीजिटिमेट चाइल्ड with reference to section 16 of the Hindu Succession Act। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 के संदर्भ में, मतलब मदर की प्रॉपर्टी की बाबत बात करता है। एक अधर्मज बच्चे की संपत्ति के उत्तराधिकार की प्रास्थिति का वर्णन कीजिए। यदि कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसके मदर की प्रॉपर्टी में उसे उत्तराधिकार, उसकी मदर की प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में सक्सेशन में उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैट इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन यूपीएसजीएस 2014। इस पे मैं आपको एक केस लॉ लिखा रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। सुजाता वर्सेस कृष्ण प्रसाद। 1992 सुप्रीम कोर्ट है जो लिखता है कि इलिजिटिमेट बच्चे केवल अपने मदर फादर की प्रॉपर्टी में राइट प्राप्त करेंगे। आप यूं कह सकते हैं। चल सकता भी छोड़िए। लिख लीजिए हिंदी में कहीं भी अपने बेरट पे लिख लीजिए, या एक काम कीजिए सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट पे लिख लीजिए, या सेक्शन 6 उधर सक्सेशन पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। सुजाता वर्सेस कृष्ण प्रसाद। In this case, it was held by the Honorable Supreme Court that the illegitimate children inherit only mother-father property, only their mother-father property. Is that clear?
तो जहां तक इलेजिटिमेट चाइल्ड का प्रश्न है, मदर और फादर की प्रॉपर्टी से वो इनहेरिट करेंगे, मदर और फादर की प्रॉपर्टी को उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे। ये सवाल 2014 एचजीएस में पूछा गया था। और एक और सवाल पूछा गया था, वो अडॉप्शन पे और सक्सेशन दोनों पे मिक्स करके है, जो सोना मैडम ने मुझे लिख के भेजा है। वो भी मैं देख के बताऊंगा जब आपको अडॉप्शन पढ़ाऊंगा। बाकी मैम का सवाल मैं देख के आज उसका आंसर कर दूंगा। आज स्टार्ट करते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जो हमारा नया एक्ट है, तीसरा एक्ट है। नाइनटीन 56 का है ये भी। छोटा सा एक्ट है, केवल 13 सेक्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक्ट नंबर 32 है। टोटल इसमें 13 सेक्शन। यदि आप अभी तक एक्ट की स्कीम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा सबसे पहले सेक्शन में नेम वगैरह है एक्ट का, टाइटल, एक्सटेंट। सेक्शन 2 में एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट है। थर्ड में डेफिनेशन क्लोज है। और सेक्शन 4 ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। अभी तक 2 एक्ट आपने पढ़े, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें भी इसी तरीके से सेक्शंस लिखी गई हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, वहां पर भी सिमिलरली यही स्कीम अडॉप्ट की गई है। और यदि आप लास्ट वाला पढ़ेंगे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो वहां पर भी सेक्शन 1 में नेम मिलेगा आपको, 2 में एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, थर्ड में डेफिनेशन, फोर्थ में ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट मिलेगा। बट यदि आप हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन बीच में जुड़ जाती है, जो कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करती है। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की बात करती है, तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ये सेक्शन 1 में नेम, एक्सटेंट वगैरह है, 2 में ये बताया गया कि साहब ये एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट 1890 को डेरोगेट नहीं करता है, बल्कि उसके एडिशन में है। थर्ड में एप्लीकेशन बताई गई है, फोर्थ में डेफिनेशंस बताई गई है, और 5 में इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट बताया गया। तो फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक सेक्शन का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और वो डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? वो डिफरेंस आ रहा है द कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स एक्ट, कोर्ट है खाली। बेसिकली द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट, ये भी गार्जियनशिप से रिलेटेड ही लॉ है। ये 1890 1890 में पास हुआ। उसके बाद फिर एक कानून बनाया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो सवाल ये था कि क्या साहब ये बाद वाला एक्ट इस एक्ट को समाप्त करता है, डेरोगेट करता है? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको कंप्लीट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। मतलब द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट इज इन द एडिशन ऑफ
एक्ट नंबर 9 होगा, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1890, यूं कहें कि डज नॉट derogate एक्ट नंबर 9 ऑफ 1890। हम्म 8 होगा। इज दैट क्लियर? मतलब दो अलग अलग कानून हैं, बट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1890 वाले अधिनियम को का अल्पीकरण नहीं करता, हिंदी में अल्पीकरण आप बोलते हैं इसको, बट बल्कि इसके एडिशन में है, इसके अतिरिक्त है, इसे पूरा करने के लिए बनाया गया। द कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट 1890 को कंप्लीट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जो जिसका नंबर है एक्ट नंबर 8। तो ये बात लिखनी थी, इस बात को तुरंत सेक्शन 1 के बाद लिख दिया गया है सेक्शन 2 में, इसलिए वो सीक्वेंस जो बाकी तीनों एक्ट में बना हुआ था सेक्शन 1 2 3 4, वो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, बाकी अगर आप एक एक्ट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशंस को छोड़ दीजिए, एप्लीकेशंस भी वही मिलेगा आपको, ओवरराइडिंग इफेक्ट वाली सेक्शन भी वही मिलेगी, और नेम या शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट वाली बातें भी सिमिलरली लिखी गई हैं। नेम चेंज हो गया होगा, डेट ऑफ एनफोर्समेंट चेंज हुई होगी, इनेक्टमेंट चेंज हुई होगी, बाकी सेक्शंस अपनी जगह उसी तरीके से प्लेस्ड है जिस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्लेस थे। केवल यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हुआ है, जो हमें एक बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, मैं कुछ केस लो लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। बेयर एक्ट के फर्स्ट पेज पे, या जहां से आपका ये अधिनियम शुरू हो रहा है, ये एक्ट स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे लिख लीजिए केस हनुमान प्रसाद पांडे। वर्षत मुसम्मात कबूई कौन। ये लिख लीजिए, यह 1856 का ही केस है, प्रीवी काउंसिल का। ये गार्जियनशिप पर प्रसिद्ध वाद है। इट इज एन इम्पोर्टेंट केस लॉ ऑन दी गार्जियनशिप। यह संरक्षकता पर एक प्रसिद्ध वाद है, और यदि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेसिकली नेचुरल गार्जियन की पावर्स पे था, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। जब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, तब हम इस केस को भी डिस्कस करेंगे, और जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 6 7 और 8 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन 6 7 8 जब हम डिस्कस करेंगे, तब इस केस लो को भी वहां पर डिस्कस करेंगे। बट ये प्रीलिम्स में आपके पूछा जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो आप इसे फर्स्ट पेज पर नोट कर लीजिए। दूसरी चीज जो आपको नोट करनी है वो कीजिए, प्रिलिमिनरी
एग्जामिनेशंस के पॉइंट्स नोट करा रहा हूं मैं बेसिकली, जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। 257 लॉ कमीशन रिपोर्ट। हिंदी में लिखिए विधि आयोग की 257वीं रिपोर्ट। जीएस का भी क्वेश्चन बनता है भाई, विधि आयोग का गठन कब हुआ, कितने साल बाद विधि आयोग का गठन होता है, अभी कौन सा विधि आयोग चल रहा है, उसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, ये सारे आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यदि आप गूगल करेंगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 257वीं जो रिपोर्ट लॉ कमीशन ने दी थी, उसमें रिकमेंड किया था शेयर्ड गार्जियनशिप के लिए। लीजिए रिकमेंडेशंस ऑन शेयर्ड गार्जियनशिप, हिंदी में लिख लीजिए साझा हालांकि अभी ये रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट द्वारा नहीं मानी गई है और इस तरीके का कानून कोई नहीं लागू किया गया है, बट दैट वाज ए रिकमेंडेशन which was given by the law commissions to the central government that there must be a provision in the Hindu Minority and Guardianship Act for the shared guardianship। यदि अभी आप गार्जियनशिप पढ़ेंगे और नेचुरल गार्जियन पढ़ेंगे तो जो लेजिटिमेट चाइल्ड है, धर्मज बच्चे हैं, और जो अनमैरिड डॉटर्स हैं, उनकी गार्जियनशिप पहले फादर में और फादर के बाद आफ्टर दी फादर मदर में जाती है। तो इस रिकमेंडेशंस के माध्यम से लॉ कमीशन ने यही कहा कि बच्चे न केवल फैमिली बल्कि सोसाइटी या कंट्री की अमूल्य धरोहर है। दे आर द हेरिटेज, वैल्यूएबल हेरिटेज, नॉट ओनली द फैमिली और सोसाइटी बट द कंट्री आल्सो। तो उनका इंटरेस्ट मदर फादर के बीच जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके आधार पे दांव पे नहीं लगाया जा सकता है। अतः जब भी गार्जियनशिप या कस्टडी का मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय या तो मदर को कस्टडी गार्जियनशिप देता है या कस्टडी देता है फादर को देता है, लेकिन कहीं भी हमारे लॉ में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि दोनों को शेयर्ड गार्जियनशिप दी जाए, जो कि बहुत ही जरूरी है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट चलता है, वहां पर शेयर्ड गार्जियनशिप के लिए प्रोविजंस हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके के कोई प्रोविजंस नहीं है। हालांकि कुछ केस लॉज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि फादर के जीवित रहते हुए केवल फादर ही नेचुरल गार्जियन हो, मदर को भी गार्जियनशिप दी जा सकती है। वो केस भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1991 सुप्रीम कोर्ट। देख लीजिए, मदर कैन बी द नेचुरल गार्जियन
if the even though the father is alive। पिता के जीवित रहते हुए भी, हिंदी में लिखिएगा, पिता के जीवित रहते हुए भी माता प्राकृतिक संरक्षक, प्रथम प्राकृतिक संरक्षक हो सकती है। मदर कैन बी द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन इवन दो द फादर इज अलाइव। दिस वाज हेल्ड इन द गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अडॉप्शन पे पढ़ेंगे तो भी वहां पे रोल प्ले करता है। आप एक एक्ट पढ़ते हैं, जुनाइल जस्टिस जेजे एक्ट जिसे आप कहते हैं, अब तो 2014 या 15 का होगा, पहले जो एक्ट था जेजे एक्ट उसे समाप्त कर दिया गया है। तो जेजे एक्ट में जो अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, और एक फॉरेनर में अडॉप्ट सच काइंड ऑफ चाइल्ड अंडर द जुनाइल जस्टिस एक्ट। Muslim also can adopt, Muslim spouse can also adopt child under the JJ Act। और ये आप जानते हैं कि मुस्लिम विधि में अडॉप्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मुस्लिम विधि की बात करते हैं तो वहाँ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी जरूर है, कि कोई व्यक्ति अपने आप को किसी बच्चे का पिता स्वीकार कर सकता है, और वो भी किसी बच्चे का नहीं, उसकी कुछ टर्म्स हैं कि साहब उसके मदर और फादर में एक वैलिड विवाह हो सकता हो, बच्चे की पैटर्निटी एम्बिगुअस हो, संदिग्ध हो, तभी वो ऐसा कर सकता है। तो वहां पर अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं मुस्लिम लॉ में। लेकिन जेजे एक्ट के तहत एक फॉरेनर या फिर एक मुस्लिम दंपत्ति भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। तो ये सारी इसी केस लॉ से डिसाइड हुई थी बात, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसे भी नोट कीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक सवाल अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि क्या एक अनमैरिड वुमन जिसके पास एक बेटा है, वो उसकी गार्जियनशिप प्राप्त करने के लिए उसे उसके पुटेटिव फादर का नाम बताना जरूरी है? क्या उसके लिए एसेंशियल है कि वो एक ऐसे चाइल्ड का के फादर का नाम बताए जिस व्यक्ति से उसकी शादी नहीं हुई है? तो इस पर एक केस लो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये भी आप नोट कीजिए। एबीसी वर्सेस, महिला का नाम नहीं लिखा जाता है ऐसे केसेस में, रेप केसेस वगैरह में, तो एबीसीडी करके, या मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड टाइप आप केस पढ़ते होंगे, तो इसी तरीके का केस है, एबीसी वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2015 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 11 का प्रश्न इन्वॉल्व था, और कोर्ट ने कहा कि जहां कोई थर्ड पार्टी गार्जियनशिप के लिए एप्लीकेशन देती है तब सेक्शन 11 लागू होता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो बिना विवाह के पैदा हुए हैं, बिना मैरिज के पैदा हुए हैं, और अपनी माता की देखरेख में है, माता के पास रहते हैं, वहां मदर यदि गार्जियनशिप लेना चाहती है या बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहती है उस बच्चे का, तब उसे उसके पुटेटिव फादर का नाम बताना जरूरी नहीं है। ये लिख लीजिए। लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, बिना विवाह के पैदा हुए बच्चे
बिना विवाह के पैदा हुए बच्चे जो अपनी माता के संरक्षण में हैं, वहां माता को संरक्षकता अथवा जन्म प्रमाण पत्र के लिए वहां माता को ऐसे बच्चे की संरक्षकता अथवा जन्म प्रमाण पत्र के लिए बच्चे के पुटेटिव फादर का नाम बताना जरूरी नहीं है. देयर इज नो नेसेसिटी to disclose the name of putative father in the affidavit at the time to issue the birth certificate or appointment as a natural guardian. ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. एक और केस लो लिखिए जरा. देखिए, उदय गुप्ता वर्सेस आयशा गुप्ता. उदय गुप्ता वर्सेस आयशा गुप्ता. और 2014 सुप्रीम कोर्ट होगा, देख लीजिएगा इसका. लिख लीजिए, सहजीवन या लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न बच्चे भी अपनी माता पिता की वैध संतान है. लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न बच्चे भी अपनी माता पिता के वैध संतान हैं. छोटा सा एक्ट है और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरव्यू और मेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. टू 2006 का जब हम लोग मेंस लिख रहे थे पीसीएस जे का, तब भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था. तो पहला क्वेश्चन यहाँ मेंस का यही बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गार्जियनशिप. आप गार्जियनशिप से क्या समझते हैं? हु इज द नेचुरल गार्जियन
एंड डिस्कस देयर पावर्स। संरक्षक से आप क्या समझते हैं? एक माइनर के नेचुरल गार्जियन कौन कौन होंगे, उनकी पावर क्या होगी? ये एक सवाल बनता है जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2006 यूपी पीसीएसजे में आया था, जो मुझे आज भी याद है। और यहीं पे टेल के रूप में दूसरा क्वेश्चन जुड़ जाता है, जो 2012 यूपी पीसीएसजे में पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया, कि क्या किसी एवियस की माता, द मदर ऑफ ए माइनर चाइल्ड, become the first natural guardian even though the father is alive? जो मैंने अभी आपको केस लिखाया गीता हरिहरन वर्सेस सीबीआई, कि क्या किसी एवियस की माता उसके पिता के जीवित रहते उसकी प्रथम या समान संरक्षक बन सकती है? व्याख्या कीजिए। ये आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेंस के लिए। संरक्षक कौन है? नेचुरल या नैसर्गिक संरक्षक कौन है? उनकी पावर्स क्या हैं? और क्या मदर को फर्स्ट प्लेस पर रिप्लेस किया जा सकता है व्हेन द फादर इज अलाइव, जब पिता जिंदा हो? क्योंकि यदि हम एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट तो ये कहता है कि नैसर्गिक संरक्षक या नेचुरल गार्जियन सबसे पहले फादर, और फादर के बाद मदर। तो फादर के बाद जो शब्द यूज हुआ आफ्टर द फादर का मतलब क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पिता के बाद माता का मतलब ये नहीं है कि पिता मर गया हो तभी माता को नैसर्गिक संरक्षक माना जाएगा, बट यदि फादर गार्जियनशिप के जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मदर को भी फर्स्ट संरक्षक बनाया जा सकता है। ये एक सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे मेंस में सवाल पूछा जाता है। यहीं पे सवाल दूसरा भी उठेगा जो जुड़ा हुआ हो सकता है इससे, कि कितने प्रकार के गार्जियंस होते हैं। पहला नेचुरल गार्जियन हो गया, दूसरा टेस्टामेंट्री गार्जियन हो गए, तीसरे गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हो गए, और चौथे जो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत गार्जियन है वो हो गए, पांचवे डिफेक्टो गार्जियन है। कितने प्रकार के गार्जियन है, और जो सन अडॉप्ट किया गया उसके नेचुरल गार्जियन कौन होंगे और उनकी क्या पावर्स होगी? दूसरा सवाल ये भी उठ सकता है। मतलब कुल मिला के जो गार्जियंस हैं और उनकी पावर्स क्या हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। और एक सिंपल सा सवाल बनता है कस्टडी को लेके, जब कस्टडी के विषय में ये एक्ट क्या प्रोविजन करता है, और क्या कस्टडी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें, या फिर जिस समय कस्टडी कोर्ट चेंज भी करता है कि मदर से फादर को दे रहा है या फादर से मदर को दे रहा है, तो उस समय कोर्ट किन किन बातों को कंसीडर करेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखेगा? क्या बच्चे की विल को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके डिजायर्स को ध्यान में रखा जाएगा, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखा जाएगा? वो सारी चीजें हमें इस एक्ट में देखनी है। जहां तक कस्टडी का प्रश्न है तो उसके लिए अलग से कोई सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ के आए हैं अभी अभी, वहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हो वहाँ कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। सेक्शन 26 आप पढ़े में आपने पढ़ा था। थोड़ी सी इसके आगे कुछ बातें आपको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में पढ़ने को मिलेंगी। वहाँ केवल आपने एप्लीकेशंस के बारे में, प्रोसीजर के बारे में पढ़ा कि कस्टडी कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, एप्लीकेशन पर डिसाइड करेगा या उसके लिए सूट फाइल करना होगा, पेटिशन दायर करनी होगी। उसके आगे की जो बातें हैं वो आप इस एक्ट में पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा और सिंपल सा एक्ट है। देख लेते हैं जरा इस एक्ट के बारे में।
मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, प्रीलिम्स में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। छोटे मोटे सवाल ऐसे आते हैं घिसे पिटे, जिन्हें आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, बिना पढ़े भी कर सकते हो। हाँ, मेंस के पर्पज से बहुत ही शानदार है, बहुत ही सज्जन सा एक्ट है। तो यदि आप इसे ढंग से पढ़ेंगे और यहाँ से सवाल लगता है तो 20 नंबर का सवाल आपका ऐसा होगा जो आपको 12, 14 नंबर, 15 नंबर दे सकता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। एक दो चीजें और नोट कर लो। नाम आपको इसका पता ही है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट मैंने पहले लिखा दिया आपको कि ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, applicable to all of the India. Second thing, it does not have retrospective effect. इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है, भविष्यलक्षी प्रभाव है। The word consolidate is not used in preamble, therefore it is not exhaustive. इसकी उद्देशिका में समेकित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी वाले लिखेंगे यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। थर्ड पॉइंट की उसकी उद्देशिका में समेकित शब्द का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, यह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। ये बात आप खुद देख रहे हैं कि ये एक्ट तो दूसरे एक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। ये एक्ट कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के एडिशन में है, न कि उसके डेरोगेशन में है। लिख लीजिए, इट इज ए कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री लिख लीजिए। यह एक्ट संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का अनुपूरक अधिनियम है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। लिखिए इसे। जहां आपने गीता हरिहरन वाला केस लिखा, अभी पीछे मैंने आपको केस नोट कराया गीता हरिहरन, वहां पे एक तीसरा पॉइंट और ऐड कर लीजिए, या फिर अलग से लिखना चाहो तो सेक्शन 6 पे लिख लीजिए कि धारा 6 को गीता हरिहरन के मामले में संवैधानिक ठहराया गया। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी was decided, the constitutionality of section 6 was decided in the case of Geeta Haran versus RBI. धारा 6 की संवैधानिकता गीता हरिहरन के मामले में निर्धारित हुई। आर्टिकल 14 के आधार पे एक्चुअली चैलेंज कर दिया गया था सेक्शन 6 को कि साहब ये मदर और फादर में डिस्क्रिमिनेशन करता है, फादर को पहला गार्जियन बनाता है, मदर को सेकेंडरी नेचुरल गार्जियन बताता है, तो ये क्लासिफिकेशन अनरीजनेबल है।
बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन मदर और फादर के बीच नहीं है, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन किया गया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड किया गया, तो डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मदर एंड फादर। तो सेक्शन 6 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। धारा 6 में जो वर्गीकरण किया गया वो मदर फादर को लेकर नहीं है, बेसिकली बच्चे के वेलफेयर को पेट्रियोटिक सोसाइटी है हम लोगों की, अभी भी पितृत्मक समाज है। हालांकि महिलाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं, बढ़ भी रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने उस समय 1992 में यही कहा कि धारा 6 संवैधानिक है और ये किसी भी तरीके से अनरीजनेबल क्लासिफिकेशंस की व्यवस्था नहीं करता। इतना लिखा आपने, चलिए एक्ट पढ़ते हैं। और पहले डेफिनेशंस देखते हैं। सेक्शन 4, जितना छोटा सा एक्ट है उतनी कम डेफिनेशंस भी होंगी, जाहिर सी बात है। 3 टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट है माइनर। अब लिखा हुआ है माइनर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष की पूरी नहीं हुई है। माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। यदि 18 से कम है तो माइनर, और 18 से ज्यादा है तो मेजर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3A, सॉरी 4A। बाकी में डेफिनेशन 3 में दी हुई है, यहाँ पे 4 में है क्योंकि वो एक सेक्शन बढ़ गया। 4A माइनर, माइनर का मतलब जो 18 कंप्लीट नहीं किया, जिसने 18 से कम है, दैट इज माइनर। बट ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर इज कॉल्ड द मेजर। अब यदि आप डिस्कशन पे जाएं तो आप इंडियन मेजोरिटी एक्ट देखें, 1875 का है। कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड्स एक्ट देखें, 1890 का है, जो मेजोरिटी की एज डिसाइड करता है, एज ऑफ मेजोरिटी 18 और 21 ईयर। In general case, the age of majority is 18 years, but when the child is in the custody of ward courts of wards act, or guardian appointed by the court, then the age of majority is 21 years. सामान्य परिस्थितियों में हम और आप लोग हैं तो एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल, जैसे 18 साल कंप्लीट की व्यस्त हो जाते हैं। बट यदि न्यायालय द्वारा कोई गार्जियन नियुक्त किया गया है या फिर कोई बच्चा कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत किसी प्रतिपाल्य, किसी संरक्षक के संरक्षकता में है, यदि कोई प्रतिपाल्य किसी संरक्षक की संरक्षकता में है अंडर द कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट, तब एज ऑफ मेजोरिटी 20 ईयर है। और यही मत मुल्ला का भी है, यदि आप मुल्ला की बुक पढ़ते हैं। बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई भी लैंडमार्क जजमेंट नहीं है कि फॉर द पर्पज ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट व्हाट विल बी द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 और 21। सो एक्ट हैज द ओवरराइडिंग इफेक्ट। एक्ट में
माइनर को डिफाइन किया गया, कहा जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं की है वो माइनर है, और 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होते ही वो मेजर हो जाएंगे, वेदर ही इज मेल और फीमेल। इट डजंट मटीरियल वो मेल है फीमेल है, और जैसे ही 18 साल कंप्लीट होंगे वो व्यस्क हो जाएगा। ये सेक्शन 2(1)(2) और सेक्शन 4 का ए कहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, हु इज गार्जियन, काइंड्स ऑफ गार्जियन। संरक्षक कौन है और कितने प्रकार के संरक्षक होते हैं। इस एक्ट में जो भी आप मेंस का सवाल लिखेंगे, जाहिर सी बात है यहीं से शुरू करेंगे, और ये आपके 4B में डिफाइन है, जो गार्जियन को, संरक्षक को परिभाषित करता है। सीधा लिखा हुआ है कि गार्जियन या तो शरीर का हो सकता है, या संपत्ति का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। गार्जियन किस किस चीज के लिए हो सकता है, या तो फॉर द माइनर पर्सन, या फिर प्रॉपर्टी के लिए, या फिर बोथ। एक एजेस्ट के शरीर के लिए संरक्षक हो सकता है, उसकी संपत्ति के लिए हो सकता है, या फिर शरीर और संपत्ति दोनों के लिए हो सकता है। एंड इट्स इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कितने प्रकार के गार्जियन आते हैं, तो वो लिखता है फर्स्ट नेचुरल गार्जियन, प्राकृतिक संरक्षक। BRF देखते रहिए। सेकंड लिखता है टेस्टामेंट्री गार्जियन, वसीयती संरक्षक। पहला हो गया नेचुरल गार्जियन, जिसके लिए आपको सेक्शन 6, 7 और 8 पढ़ना है। दूसरा हो गया टेस्टामेंट्री गार्जियन, वसीयत के द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक, सेक्शन 9 और 8 पढ़ना है। थर्ड आपका हो गया न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक, ए गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट। गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। और नेक्स्ट हो गया आपका कोर्ट ऑफ वार्ड। चार प्रकार के गार्जियंस की व्यवस्था करता है। यहीं से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गार्जियन नहीं है, नोट करके लिख लीजिए। डिफेक्टो गार्जियन,
guardian in the eye of law. वस्तुतः संरक्षक हिंदी में कहते हैं इसको। विधि की दृष्टि में संरक्षक नहीं। यदि आप सेक्शन 4 सब क्लोज बी पढ़ रहे हैं तो आपको 4 प्रकार के गार्जियन देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 नेचुरल गार्जियन, नंबर 2 टेस्टामेंट्री गार्जियन, नंबर 3 guardian appointed or declared by court, and number 4 the person who is appointed under the Court of Wards Act. कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट के तहत निर्देशित किए गए या उस रूप में कार्य करने के लिए एम्पावर्ड किए गए पर्सन, ए पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाई और अंडर एनी इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स। 4 प्रकार के गार्जियन सेक्शन 4 बी में दिए गए हैं। इसका मतलब डिफेक्टो गार्जियंस को कोई भी स्थान धारा 4(6) में नहीं दिया गया, तो डिफेक्टो गार्जियन इज नॉट ए गार्जियन इन द आई ऑफ लॉ। इसके लिए आप सेक्शन 11 भी पढ़ेंगे। साहब जहां तक सवाल उठा कि हु इज गार्जियन, तो 4B की फर्स्ट इनिशियल 2 लाइन स्टेटेड दैट हु इज द गार्जियन। और पढ़ता हूं सेक्शन 4 से। द गार्जियन मींस ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ऐसा व्यक्ति जो उसके शरीर की देखभाल करता है या उसकी संपत्ति की देखभाल करता है या माइनर के शरीर और संपत्ति दोनों की देखभाल करता है, वो गार्जियन कहलाता है। और उसमें केवल इट्स इंक्लूड्स केवल 4 लोग, मतलब इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बहुत तरीके की डेफिनेशंस आप पढ़ते हैं, कहीं कहीं आप डायरेक्टिव डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे आप आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट पढ़े हैं, तो उसका सेक्शन 2 सब क्लोज बी कहता है व्हाट इज आर्बिट्रल एग्रीमेंट, कहता सी सेक्शन 7। जाओ देखिए धारा 7 को। यदि आप सेक्शन 2B CRPC की पढ़ते हैं, वो बताता है कि यदि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, if more than one head in a charge, then every head is a charge, that is a explanatory। केवल एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन बता रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा। तो कहीं स्पष्टीकरण के रूप में डिफाइन किया गया, कहीं डायरेक्टिव डेफिनेशंस बना दी, कहीं इंक्लूसिव बना दी कि फला चीज इसमें ये चीजें इंक्लूड है। भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यदि आप मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो नहीं डिफाइन किया गया, बताता है क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं है, क्या क्या चीज इंक्लूड है। मतलब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों प्रकार के डेफिनेशंस है। दिल्ली में, हरियाणा में इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि सर ये डेफिनेशन 4B में जो गार्जियन की दी गई है वो किस तरीके की डेफिनेशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ गार्जियन को डिफाइन भी किया गया, डेफिनेटरी और इंक्लूसिव बोथ डिफाइन भी करता है कि ये पर्सन
हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो जहां तक ये दो लाइन है वो समझाता है कि ऐसा व्यक्ति जो एक वयस्क के शरीर की देखरेख करता है, वयस्क की संपत्ति की देखरेख करता है, या फिर शरीर और संपत्ति दोनों की देखरेख करता है, वह गार्जियन कहलाता है। तो डिफाइन भी किया कि सब गार्जियन है कौन, फला व्यक्ति गार्जियन हो सकता है भाई। अच्छा, तो इसमें इंक्लूड कौन कौन है, तो इंक्लूसिव भी बना दी डेफिनेशन को कि इसमें केवल 4 लोग इंक्लूड हैं, उसके अलावा 5वां लोग इसमें इंक्लूड नहीं है। एंड द फोर्थ पर्सन इज, फर्स्ट इज नेचुरल गार्जियन, सेकंड इज टेस्टामेंट्री गार्जियन, थर्ड इज गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाई कोर्ट एंड नेक्स्ट कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट के अधीन जो भी गार्जियन है। तो डिफाइन भी करता है और इंक्लूसिव डेफिनेशंस भी है। तो ये चीज भी आप जो दिल्ली का एग्जाम दें, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का, वो ध्यान में रखें अपना, या दिल्ली एचजीएस देने जाए। तो दो चीजें हमें यहाँ से पता चली, गार्जियन कौन है, गार्जियन कितने प्रकार के होते हैं। एक चीज हमने अपने आप लिखी कि साहब डिफेक्टो गार्जियन इज नॉट ए गार्जियन इन द आई ऑफ लॉ। इसी की बात कर लेते हैं साहब, ये एक कैसा व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप बिना किसी भी चीज के, जो अपने आप माइनर के शरीर या माइनर की प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहा है। सुमोटो, ए पर्सन सुमोटो हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ इज कॉल्ड द डिफेक्टो गार्जियन। जैसे चाचा होते हैं, ताऊजी होते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं डिफेक्टो गार्जियन। बट डिफेक्टो गार्जियन इज नॉट ए गार्जियन इन द आई ऑफ लॉ। इफ दे वांट becomes a guardian, then he shall be appointed a guardian by the court। यदि उन्हें गार्जियन बनना है तो उनके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो प्रमाण पत्र मिलेगा कोर्ट से, यानी कि कोर्ट के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, तभी वो गार्जियन अपॉइंट हो सकते हैं विधि की दृष्टि में। अदरवाइज विधि ऐसे व्यक्ति को, जैसे ताऊ हुए, चाचा हुए, मामा हुए, फूफा हुए, मौसाजी हुए, ये लोग सब डिफेक्टो गार्जियन है अपने आप ही। मतलब फॉर द पर्पज ऑफ गार्जियनशिप में बात कर रहा हूं। इनका इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोर्ट इन्हें गार्जियन नहीं मानती। गार्जियन बनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉइंट करा ले अपने आप को, ठीक है। आगे चलते हैं, सी देखते हैं, 4 का सी। और नेक्स्ट टर्म है नेचुरल गार्जियन। और सीधा लिखता है कि नेचुरल गार्जियन से धारा 6 में वर्णित संरक्षकों में से कोई अभिप्रेत है। नेचुरल गार्जियन मीन्स एनी ऑफ द गार्जियन मेंशन्ड इन सेक्शन 6। देखिए, जैसे इस डेफिनेशन को आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है सेक्शन 6 को, कि अगर नेचुरल गार्जियन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप धारा 6 चली जाइए, सेक्शन 6 में जाइए, वहां देखिए जो भी व्यक्ति लिखा होगा दैट इज ए नेचुरल गार्जियन। मतलब इट इज ए डायरेक्टिव डेफिनेशन, जो डायरेक्शंस दे रही है। आप पहुंचे 4C में और जाके आपने इससे पूछा तब हु इज नेचुरल गार्जियन, इसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं पता, धारा 6 चले जाओ, तो उसने आपको डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्टिव डेफिनेशंस, काइंड्स होते हैं डेफिनेशंस के भी। तो इसने कहा कि साहब नेचुरल गार्जियन का मतलब वही है जो धारा 6 में बताए गए हैं।
तो उसके लिए आपको सेक्शन 6 देखना होगा। तो केवल 3 परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो आपसे प्रीलिम्स में उत्तराखंड पूछ लेगा। बस ये ध्यान रखना है कि बाकी तीनों जो एक्ट हैं उनमें सेक्शन 3 में ही, बाकी 3 एक्ट सेक्शन 3 में डेफिनेशन, चौथा एक्ट है इसमें सेक्शन 4 में डेफिनेशन है। ए में आपने पढ़ा माइनर, और माइनर भी केवल 18 से कम वाला, 21 का जिक्र ही नहीं हुआ। और दूसरे में पढ़ा आपने गार्जियन, बी में, और सी में पढ़ा आपने नेचुरल गार्जियन। ये आपको याद रखना है। और मेंस का सवाल यदि नेचुरल गार्जियन पे लिखने को आएगा तो यहीं से शुरू किया जाएगा, गार्जियन पे लिखने को आएगा यहाँ से शुरू किया जाएगा। जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उसी हिसाब से आप अपने सवाल को स्टार्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आते हैं साहब इस क्वेश्चन पे जो हमारे मेंस का हेड सवाल है कि साहब नेचुरल गार्जियन कौन है और उनकी पावर्स क्या क्या है। यदि आप सिंपली सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो आपको 3 लोग नेचुरल गार्जियन मिलेंगे। फर्स्ट फादर, सेकंड मदर, अपने आप नंबरिंग डाल रहा हूं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, थर्ड हस्बैंड। पति। जो विवाहित पुत्रियां हैं उनका नैसर्गिक संरक्षक उनके माता या पिता से निकलकर उसके हस्बैंड में व्यस्त हो जाता है, और दैट बिकम द नेचुरल गार्जियन। एक बात, गार्जियनशिप का प्रश्न तभी उठता है ये सेंटेंस मैंने अभी अधूरा बोला था, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा। द क्वेश्चन ऑफ गार्जियनशिप अराइजेज व्हेन ए चाइल्ड इज माइनर। ये आपको याद रखना है, यदि कोई बच्चा अवयस्क है तभी संरक्षकता का प्रश्न पैदा होगा। यदि वो बच्चा व्यस्क हो गया, मेजर हो गया है, अब उसे किसी की गार्जियनशिप की जरूरत नहीं है। वो अपनी स्वीट विल पर रहने के लिए फ्री है। वो अपने भले और बुरे की बारे में जानता है, वो अपने बारे में डिसीजन लेने में एबल है। लेकिन यदि वो माइनर है तब गार्जियनशिप की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, यदि बात हस्बैंड की आई कि हस्बैंड कब गार्जियन होगा, इफ द गर्ल इज मैरिड। फर्स्ट पॉइंट, इज दैट क्लियर? यदि लड़की की शादी हो चुकी है, एंड द सेकंड पॉइंट, एंड दोनों साथ साथ चलेंगी कंडीशन, एंड द गर्ल इज
माइनर। यदि लड़की माइनर थी और उसका विवाह हो चुका है, तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाती, जब तक वो व्यस्त नहीं हो जाती, उसकी गार्जियनशिप किसमें वेस्ट हो जाएगी? माता और पिता से निकलकर हस्बैंड को चली जाएगी। यदि वो माइनर थी, अनमैरिड थी, तब या तो फादर होगा या मदर होगा। तो जहां तक हस्बैंड का प्रश्न है, हस्बैंड केवल इसी केस में माइनर वो गार्जियन हो सकता है कि उसकी जो वाइफ है वो माइनर है, तो वो उसका नेचुरल गार्जियन है। बात करते हैं इससे आगे, जैसे अब फादर और मदर की क्या व्यवस्था है, पहले समझ लेते हैं। सवाल तो बिल्कुल सिंपल इसमें लिखा हुआ है। दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। और ये लेजिटिमेट भी या तो सन होगा, बॉयज होगा, या फिर अनमैरिड डॉटर होगी, और दोनों क्या होंगे? माइनर होंगे। क्योंकि जैसे ही मेजर होंगे, अभी हमने पढ़ा, फिर गार्जियनशिप की जरूरत समाप्त हो जाती है। तो माइनर सन, वेदर मैरिड और अनमैरिड, बट माइनर अनमैरिड गर्ल, और कैसे हैं? लेजिटिमेट है, ओरस है, हिंदी में जिसे आप ओरस कहते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में जिसे आप जायज बच्चा कहते हैं, ओरस। धर्मज भी कहते हैं आप, जो धर्म का है। तो उनके लिए सेक्शन 6 ये व्यवस्था करता है कि उनकी नेचुरल गार्जियनशिप पहले फादर में और फादर के बाद मदर में वेस्ट करती है। कौन होगा गार्जियन? फादर सेकंड, एंड आफ्टर फादर द मदर। लेकिन जहां तक इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात है, सिमिलर है कंडीशन ये। माइनर सन या अनमैरिड डॉटर, और बच्चा है जारज, अधर्मज, तब फर्स्ट मदर और तत्पश्चात फादर। ये कुछ सेक्शन 6 में एक व्यवस्था की गई है कि साहब हु इज नेचुरल गार्जियन। तो तीन ही नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई नेचुरल गार्जियन हो नहीं सकता है। या तो फादर होगा, या मदर होगा, या फिर हस्बैंड होगा। हस्बैंड इन केस होगा व्हेन द गर्ल इज मैरिड बट गर्ल इज माइनर। ए माइनर गर्ल, इफ ए माइनर गर्ल is married, then their husband has the natural guardianship। बट जहां तक बाकी बच्चों का प्रश्न है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट। यदि वो लेजिटिमेट है तब फादर और आफ्टर द फादर द मदर। लेकिन यदि वो इलेजिटिमेट है तब पहले प्लेस पे मदर को रखा गया और मदर के बाद पिता को नेचुरल गार्जियनशिप दी गई है। लेकिन यहाँ एक प्रोविजो भी है जो कस्टडी की बात करता है। जैसे मुस्लिम लॉ में आप हिजानत पढ़ते हैं, राइट ऑफ हिजानत, हिजानत का अधिकार, वहां भी आप ऐसा पढ़ते हैं, शियाओं में 2 वर्ष, 7 वर्ष,
सुन्नियों में जब तक ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी नहीं प्राप्त कर लेती, मदर के पास रहती है इजाजत, कुछ ऐसी व्यवस्था आप वहां पढ़ते हैं। तो ये प्रोविजो कहता है कि भाई यदि माइनर ने 5 वर्ष कंप्लीट न की हो तो वह मामूली तौर से माता की कस्टडी में रहेगा। माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर, फर्स्ट कंडीशन है नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर। सेकंड, shall ordinarily be with the mother। एक ये बात लिखी है, इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से यदि आप चीजें समझ गए तो आप मेंस का सवाल बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात सिर्फ और सिर्फ इस चीज के इंटरप्रिटेशन की है, यदि आप सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो जो धर्मज बच्चे हैं, लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, उनकी गार्जियनशिप फादर को दी गई है। फादर इज द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर फादर द मदर इज द नेचुरल गार्जियन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर द फादर? ये सवाल बनता है साहब कि क्या जो शब्द सेक्शन 6 में यूज किए गए हैं कि पिता के बाद कौन होगी नेचुरल गार्जियन? माता। तो पिता के बाद जो शब्द है, क्या इनका मतलब यह है कि पिता की मृत्यु के बाद? तो यही केस गीता हरिहरन वर्सेस सीबीआई, इससे पहले एक और आया था, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। वंदना शिवा जयंता बंदोपाध्याय का केस है 1999 का, कि साहब जो वर्ड्स सेक्शन 6 में यूज किए गए हैं उनका मतलब मृत्यु के बाद नहीं बल्कि फादर की अनुपस्थिति है। द मीनिंग ऑफ आफ्टर द फादर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द डेथ ऑफ फादर, इट मीन्स द इन एब्सेंस ऑफ फादर। If the father is absent due to any reason, due to any proper reason, absent का मतलब ये नहीं है कि साहब पिता जॉब पे है, 100 किलोमीटर दूर है, महीने में एक बार आते हैं तो मदर नेचुरल गार्जियन होगी, नहीं, फादर ही नेचुरल गार्जियन रहेंगे। लेकिन फादर लापता हो गए भाई, नहीं मिल पा रहे, और अभी 7 साल भी नहीं हुए, 7 साल होने पर ही आप ये मानेंगे, ये प्रिज्यूम करेंगे कि उनकी मृत्यु हो गई है, या फादर साहब किसी दूसरी महिला के साथ रहते हैं, मेंटेन नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा नशे में रहते हैं पूरे दिन, इंसान हो गए हैं, पागल हो गए। तो ऐसी स्थिति में मदर कुड बी द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन। इज दैट क्लियर? पिता के बाद, धारा 6 में प्रयोग किए गए शब्द पिता के बाद का मतलब पिता की मृत्यु से नहीं है बल्कि पिता की अनुपस्थिति से है, और वो अनुपस्थिति किसी भी कारण से हो सकती है। पिता का पागल हो जाना, अत्यधिक नशे में रहना, बच्चों का भरण पोषण करने से इनकार करना, बच्चों का भरण पोषण करने में असफल रहना, किसी दूसरी महिला के साथ रहना, कुछ भी एक प्रॉपर रीजनेबल कोज हो सकता है जिसके आधार पर मदर कुड बी द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन। अदरवाइज द लॉ प्रोवाइड्स दैट
the father is the first natural guardian of their minor legitimate son or minor unmarried daughter. But as far as we are concerned with the legitimate child, that provides that the mother is the first guardian, and after the mother the father is the guardian. That was a simple single question. यहाँ तक आपका बनता था। हाँ, जहां तक बात सेक्शन 6A में जोड़े गए प्रोविजो की है, तो वो कहता है कि भाई जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए तब तक मामूली तौर पर, वर्ड यूज किया गया सेल, ऑर्डिनरली वर्ड यूज यहाँ पे किया गया है। अगर ये वर्ड ना होता तब कुछ और अर्थ होता, बट यहाँ मामूली शब्द यूज किया गया। मामूली तौर पर कस्टडी किसके पास रहेगी? मदर के पास रहेगी, मामूली तौर पर। यदि फादर ये प्रूव कर देता है कि मदर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेंटेन हर चाइल्ड या हिज चाइल्ड, देन फादर की कस्टडी में दिया जा सकता है बच्चे को, क्योंकि एक्ट केवल मामूली तौर की बात करता है कि 5 साल तक का बच्चा बहुत ही एडोलसेंट एज में होता है, शिशु अवस्था में होता है। ऐसी स्थिति में मदर बच्चे का ज्यादा ख्याल रख पाएगी, लेकिन मदर में भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो इसलिए ऑर्डिनरी वर्ड यूज किया गया कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कस्टडी चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ पर कस्टडी मदर से 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी भी फादर को दी जा सकती है। ये मैंडेटरी नहीं है कि 5 साल का बच्चा मदर की कस्टडी में रहे, और इसका प्रमाण यह है कि एक्ट में ऑर्डिनरी वर्ड यूज किया गया। तो एक चीज आपकी यहां से क्लियर होनी चाहिए कि साहब कस्टडी एंड गार्जियनशिप, ये दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, कस्टडी एंड गार्जियनशिप। एज फार एज वी आर कंसर्न विद द natural guardian, the father is the natural guardian. But if we are concerned with the custody of a minor child who has not completed the age of 5 years, then the custody shall be ordinary vested in the mother. But it is ordinary vested, not the generally vested. यदि आप सेक्शन 6A को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं तो आपको ये मिलेगा, जो केस लो यहाँ पढ़ेंगे कि साहब एक धर्मज माइनर चाइल्ड की गार्जियनशिप, यदि पिता जीवित है, कॉम्पिटेंट है, तो पिता में निहित होती है। बट जब तक वो 5 साल का नहीं होता उसकी कस्टडी माता के पास रहती है। बट ऐसी स्थिति में भी उसके धर्म का निर्धारण, उसकी शिक्षा का प्रबंध, अनुशासन आदि बातें जो होती हैं वो गार्जियन होने के नाते फादर के पास ही रहती हैं। और बहुत सारी चीजों में जहां वेलफेयर की बात उठेगी वहां पर कस्टडी फादर को दी जा सकती है, भले ही बच्चा 5 साल से कम का क्यों ना हो। जस्ट इसका वाइस वर्सा यदि आप देखते हैं, यदि बच्चा 5 साल से अधिक का भी हो जाता है, देखिए ये जो प्रोविजंस हैं इसका मतलब ये नहीं है, दो बातें समझ लीजिए कि जब तक बच्चा 5 साल का रहेगा कस्टडी माता की रहेगी, पिता की नहीं होगी, ये मतलब नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जैसे ही बच्चा 5 साल से अधिक का हुआ कस्टडी फादर की हो जाएगी, अब मदर की नहीं होगी, इसका ये मतलब भी नहीं है। मतलब है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड से, बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि रखा जाएगा और उसी पर कस्टडी डिपेंड करेगी। तो ये कस्टडी 5 साल से कम बच्चे के पिता को भी मिल सकती है, और ये कस्टडी 5 साल से अधिक का बच्चा होने के बाद भी मदर को मिल सकती है। तो इसमें कोई भी संशय, कोई भी संदेह नहीं है। कस्टडी का राइट है, ये प्रॉपर्टी की नेचर का राइट नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है। एक प्रिंसिपल समझिए। गांधी जी ने दिया था बेसिकली।
न्यास का सिद्धांत कि कुछ चीजों के आप मालिक नहीं है, बल्कि आपको एक, आपके ऊपर एक इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस है, सामयिक आभार है, आपको न्यास के रूप में न्यस्त की गई है, वो चीजें इंटरेस्ट की गई है। तो कस्टडी और प्रॉपर्टी आर टू डिफरेंट थिंग्स। जहां तक चाइल्ड की कस्टडी का प्रश्न है, वहां पर आप एज ऑफ राइट नहीं है, बल्कि वेलफेयर को देखते हुए आपको कस्टडी दी गई है। यू हैव दी ट्रस्टी, आप ओनर नहीं है। ट्रस्टी मतलब जो ओनर नहीं है वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहीं से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया है। सतत विकास जिसे आप पढ़ते हैं, किताब, जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके आप मालिक नहीं है। पानी इतना मत बहाओ, समरसेबिल लगा के भैंस के ऊपर छोड़ दिया, एक भैंस को आपने 1000 लीटर पानी में नहला दिया, इनके, इसके मालिक नहीं है आप इस पानी के, ये इसके ट्रस्टी हैं। इसकी देखभाल करो अपनी सक्सेसिव जनरेशंस के लिए, ऐसा डेवलपमेंट करो भाई, रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करो कि आने वाली भावी पीढ़ियों को भी वो उपलब्ध होती रहे। दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कहाँ से डिराइव हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप से। सिमिलरली यहाँ पर भी जो केस लो है, नीना कपूर वर्सेस वीके कपूर 1981 सुप्रीम कोर्ट, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कस्टडी का राइट संपत्ति के राइट की प्रकृति का नहीं होता, बल्कि यह वयस्क के लाभ के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, यह वयस्क के लाभ के लिए है, और ये ट्रस्ट के नेचर का राइट है। आपको दिया गया है ट्रस्टी बना के, यदि आप थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो ट्रस्टी चेंज हो सकता है, यानी कि कस्टडी मदर से फादर को जा सकती है, फादर से मदर के पास वापस आ सकती है। तो यहाँ हमने दो चीज पढ़ी, वापस रिवाइज करता हूं जरा। हमने पहले डेफिनेशंस पढ़ी, माइनर को डिफाइन किया, फिर गार्जियन कौन है और कितने शामिल है इसमें, 4 प्रकार के गार्जियन शामिल है। देखा हमने डिफेक्टो गार्जियन शामिल नहीं है। फिर हमने देखा नेचुरल गार्जियन कौन, जो धारा 6 में दिया गया, और धारा 6 लिखती है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट लूंगा फिर छोड़ रहा हूँ। सेक्शन 6 लिखता है, द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन as well as in respect of the minor's property, excluding his or her undivided interest in joint family property. इस पर अंडरलाइन करो, excluding his or her undivided interest in joint family property. हिंदी में जो लिखा हुआ है, हिंदू एवियस्क की अविभक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके अविभक्त हित का अपवर्जन करके, जहां तक संबंध जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसके अनडिवाइडेड शेयर का है, वहां पर गार्जियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एक कॉन्सेप्ट होता है कर्ता का, मुखिया का। वहां पर एक व्यक्ति होता है जो कर्ता होता है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, वहां पर एक व्यक्ति कर्ता होता है, मुखिया होता है। वो मुखिया ही हर चीज की देखभाल करता है। यदि एक परिवार में 10 मेंबर है तो कितने मुखिया होंगे? एक। जब तक एक मुखिया है, परिवार संयुक्त है। और यदि एक से अधिक मुखिया हुए, इसका मतलब परिवार डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया। क्योंकि पार्टीशन के लिए मैंने आपको बताया था इंटेंशन ही काफी है। तो यदि एक व्यक्ति मुखिया है, वो व्यक्ति ही उस अव्यक्त की संपत्ति का संरक्षक भी है। तो जहां तक संबंध अनडिवाइडेड शेयर का है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, वहां पर कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसके उसके बारे में गार्जियन का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। बाकी अगर कोई प्रॉपर्टी गार्जियन की है, तब उस गार्जियन के शरीर या उस संपत्ति के लिए उसके नेचुरल गार्जियन कौन कौन होंगे, हमने इस डायग्राम में देख लिया है। कि यदि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, धर्मज है, तब पहले फादर, फादर के बाद मदर। लेकिन फादर के बाद मदर का मतलब पिता की मृत्यु से नहीं है, बल्कि पिता की एब्सेंस से है। और प्रोविजो ये कहता है कि जब तक कि ऐसा बच्चा 5 साल का ना हो जाए, तब तक मामूली रूप से कस्टडी मदर में होगी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 5 साल से बड़ा होने पर कस्टडी फादर में चली जाएगी। बच्चे के वेलफेयर को देखा जाएगा। ये एक सवाल हमारा
यहाँ से बनता है। दूसरा हमने देखा इलेजिटिमेट चाइल्ड के बारे में क्या व्यवस्था है, और तीसरा देखा यदि माइनर गर्ल थी, लड़की थी, उसकी शादी हो गई है, तब उसकी कस्टडी हस्बैंड में वेस्ट कर जाएगी। इसके आगे कल हम डिस्कस करने वाले हैं कि साहब हस्बैंड कब एक्सक्लूड हो जाएगा नेचुरल गार्जियनशिप से, या कब हस्बैंड नैसर्गिक संरक्षकता से वंचित हो जाएगा, when he becomes deprived from the natural guardianship। ये आगे कल सेक्शन 6 पढ़ेंगे। तो छोटा सा एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए इसे, बहुत ही इंटरेस्ट से तैयार कीजिए मेंस के लिए। आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए ठीक है, बाय बाय।